जाने क्यों पिंजरे की छत को आसमां कहने लगा, वो परिंदा जिसका सारा आसमां होने को था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुगूंज आप सभी के दोस्त द विवेक व्यू चैनल से, जिसका एक सेगमेंट हमने शुरू किया है साहित्य को लेकर, हमारा साहित्य, जिसमें हम कोशिश करेंगे कई सारे साहित्यकार से मिलने की, उनसे बात करने की, उनके बारे में जानने की, उनकी प्रेरणा के बारे में जानने की, उनकी एक जीवन की यात्रा जानने की। तो चलिए आज हम मुलाकात करते हैं जयपुर के शायर अखिलेश तिवारी जी से। नमस्कार अखिलेश जी, आपका स्वागत है द विवेक व्यू चैनल में। आप अपने बारे में कुछ हमारे साथियों को बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया अनुगूंज। मेरा नाम अखिलेश तिवारी। मैं अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर में कार्यरत हूँ, अधिकारी के पद पर जी। तो जैसा तुमने पूछा, मेरी पैदाइश मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। जी। बीना में 27 मई 1966 को मेरी पैदाइश हुई। एजुकेशन वहीं एक यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सागर यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन हुई और फिर वहीं से रोज़गार के सिलसिले में मेरा रिजर्व बैंक में आना हुआ और 89 से मैं रिजर्व बैंक में कार्यरत हूँ। विभिन्न जगहों पर मेरे ट्रांसफ़र होते रहे और उसके बाद अभी वर्तमान में मैं 2019 से फिर यहाँ जयपुर रिजर्व बैंक में कार्यरत हूँ। मतलब इस नौकरी के ज़रिए आपको बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला, बहुत सारे नए नए तरीके लोगों के साथ में रहने का मौका मिला, उनसे जुड़ने का मौका मिला। तो ये चीज़ आपके लेखन में भी काफ़ी मदद करती होगी। हाँ, मदद भी करती है और इस सेंस में मदद करती है कि आपके एक्सपीरियंसेस वास्ट होते जाते हैं। आदमी वैसे ही तमाम परतों में जीता है और ट्रांसफ़र के हवाले से आपको एक अतिरिक्त सुविधा और मिल जाती है कि जब आप घर छोड़ते हैं जी। तो जहाँ घर छोड़ते वक्त एक अज्ञात का भय आपके मन में होता है, वहीं उसका सकारात्मक पक्ष ये है कि आप लोगों से जुड़ते हैं, उनके दुख दर्द, उनके एक्सपीरियंसेस आप साझा करते हैं। और हमारे तुम्हारे जैसे रचनाकार के लिए रचना कर्म में निश्चित रूप से नए एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंसेस देने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, मतलब जैसे जगह बदलती जाती है, नए लोगों से मिलते, वैसे ही सहूलियत बढ़ती जाती है नई चीज़ों को अपनाने की या उन्हें एक्सेप्ट कर पाने की। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। आपके लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप लिख सकते हैं, या फिर ये बचपन से ही था या बड़े होने के बाद किससे कोई ऐसा मोड़ आया ज़िंदगी का जहाँ से आपने लिखना शुरू किया? देखो, ऐसा है अनुगूंज कि ये लिखने के तो मुझे लगता है कि इसके अपन इसको कहें अगर थोड़े से हंसी मजाक के स्वर में, तो ये कीटाणु मेरे लेखन के मुझ में शुरू से ही थे। मैं कॉलेज की मैगजीन में भी कुछ तुकबंदियाँ करता था और मुझ में शुरू में एक ख़ास तरह की एक स्टाइल थी मुझ में कि मैं किसी को भी पढ़ता था वो उसकी कॉपी करने लगता था। मैंने अगर महादेवी की यामा पढ़ी तो मैं महादेवी के स्वर में कविता करने लगता था, उनके स्टाइल में कविता करने लगता था। अच्छा, मतलब आपके लेखन का दिल टूटने से कोई नाता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जबकि ये शायरों के बारे में बड़ी रूढ़ है ये चीज़ कि बिना दिल टूटे या बिना, तो उसमें एक चीज़ है कि शायर के लिए या रचनाकार के लिए कहा गया है कि उसके अंदर नैसर्गिक रूप से परकाया प्रवेश की एक प्रवृत्ति ईश्वर की तरफ से होती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका दिल टूटे तभी आप दूसरों का दुख दर्द महसूस करें, बल्कि ये भी होता है कि बातचीत के स्तर पर किसी का दुख दर्द सुनते सुनते शायर उसको उस दुख दर्द में इतना उस दुख दर्द को अपने में आत्मसात कर लेता है कि यूँ समझो कि वो उसको खुद ही भोग लेता है। और रचना कर्म उसके लिए दोहरी प्रक्रिया इन अर्थों में है कि पहले तो उसका वो जो दुख दर्द है उसको महसूस करता है, उस स्तर पर जाकर जिसका दुख दर्द वो अपने लेखन में लाएगा, और बाद में उसको फिर अपने लेखन में लाना, यानी ये दो तरह की दुखद स्थितियों को वो फेस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है सही तरीका भी लेखन का यही होता है कि जब आप औरों की जो परेशानियां हैं, औरों के दुख दर्द है या औरों की भावनाओं को अपनी रचनाओं में ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल
ये आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होकर अगर वो आती है वो रचना, जी ज़रूरी नहीं कि हम सारे एक्सपीरियंसेस सेपरेटली जिएं, जी बल्कि हम बातचीत पर ही अगर अनुभूज ने कोई बात अपना मुझसे शेयर की है, तो मैं उसको इस तरीके से अपने लेखन में लाने की कोशिश करूं कि वो मेरा भोगा हुआ, मेरा जिया हुआ हो जाए। तो ये रचना की कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ये पहली किताब है आसमां होने को था, इसे लगभग 10 साल होने को आए हैं। ये आसमां होने को था, यह टाइटल आपके दिमाग में कहाँ से आया? अभी जैसे शुरू में आपने इसका एक शेर कोट किया, तो ये जब ये गज़ल मैंने कही थी, तो शुरुआती इसका जो फॉर्म था वो इस तरह से नहीं थी। ये गज़ल जी किसी और फॉर्मेट में थी। जी तो मेरे कुछ सीनियर मित्रों के साथ मैं कानपुर में था उन दिनों, तो बातचीत में मुझे एक एंगल सूझा कि अगर इसका रदीफ आसमां होने को था, इस तरह से अगर अपन कर देते हैं, होने को था इसका अगर रदीफ कर दिया जाए, तो इसमें एक ख़ास तरह की ट्विस्टिंग आ जाती है। जी तो जो मेरी पहले की गज़ल थी, उसके रदीफ को मैंने बदलते हुए सारे शेरों में कुछ शेर मुझे उस प्रक्रिया में हटाना भी पड़े, कुछ जोड़ना पड़े, लेकिन फिर ये गज़ल जिसका अभी आपने हवाला दिया, वो आ गई। और अभी जैसे आपने इसका एक शेर कोट किया, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसको कुछ और शेर जी जी आपको बिल्कुल सुनाऊं बिल्कुल। आप कि इसके शेर सुनाइए और इसके अलावा एक दो और कुछ आपका कलाम हम सुनना चाहेंगे। ज़रूर। तो पहले ये आसमां होने को था जो आपने टाइटल की बात की, उसी गज़ल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ कि खाक जलकर जब हमारा आशियाँ होने को था, जी खाक जलकर जब हमारा आशियाँ आसमां होने को था, आसमां होने। देखिए तब अब्र हम पर मेहरबां होने को था। बहुत अच्छा। और था रवानी से ही कायम उसकी हस्ती का सबूत, था रवानी से ही कायम उसकी हस्ती का सबूत, गर ठहर जाता तो फिर दरिया कहाँ होने को था रवानी से ही कायम उसकी हस्ती का सबूत, गर ठहर जाता तो वो दरिया कहाँ होने को था। हाँ हाँ और फिर ये शेर कि जाने क्यों पिंजरे की छत को आसमां कहने लगा, वो परिंदा जिसका सारा आसमां होने को था। बिल्कुल। ये कुछ बहुत शेर, बहुत सुंदर शेर है बहुत ये। शुक्रिया, और शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो कि मैं अखिलेश जी से मिल रही हूँ, इससे पहले भी हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं और ये पहला शेर था जो मैंने अखिलेश जी सर से सुना था। मैं चाहूँगी आप इस किताब से अपनी एक दो और गज़ल के अगर शेर सुना सकें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। पहले तो मैं उस एक गज़ल को ज़रूर सुनाना चाहूँगा जिससे मेरी थोड़ी बहुत पहचान बनी जी ज़रूर गज़ल के ज़रूर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे। ज़रूर। उन दिनों मुझे याद पड़ता है, मैं उत्तर प्रदेश में था, कानपुर में, तो ममता कालिया जी मशहूर हाँ हाँ बिल्कुल साहित्यकार हैं, आप बिल्कुल, लोगों ने नाम सभी सुना लोग होगा। जानते हैं। हाँ, तो वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से एक मैगजीन निकलती है उत्तर प्रदेश, जी तो वो नारी विमर्श अंक आ रहा था उस पत्रिका का। तो उसके लिए मुझे यश मालवी जी एक रचनाकार हैं इलाहाबाद, तो उनका फ़ोन आया कि बोले अखिलेश तुमने औरतों पर कोई गज़ल कही है क्या? तो मैंने कहा भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, स्त्री पुरुष का फ़र्क रख के तो गज़ल कही नहीं जाती। नहीं, बोले वो कहो, वो चाहती हैं ममता जी कि नारी विमर्श पर कोई गज़ल जाए। तो मैंने कोशिश की और उस गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ, और इसमें आपको हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल भारतीय स्त्री दिखाई पड़े, बिल्कुल जिसको इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने कैसे ट्रैप किया हुआ है, उसके भी कुछ रंग आपको शेरों में दिखाई देंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि गज़ल के शेर में व्यंजना होती है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होता है शेर, तो एकदम। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो अर्थ मैं आप पर बता रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ शेड्स आपको उसके खुल सकते हैं। बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल। उस गज़ल के कुछ शेर की मुलाहिजा हो मेरी भी उड़ान पिंजरे में, मुलाहिजा हो मेरी भी उड़ान पिंजरे में, अता हुए हैं मुझे दो जहान पिंजरे में। बहुत बढ़िया। इसमें अगले शेर में एक शब्द सैरगाह का इस्तेमाल मैंने किया है। पिंजरे में एक रिंग होता है जिसमें तोता यहाँ से वहाँ घूमता है, उसको मैंने सैरगाह कहा है। और इस शेर में सटायर देखो कि है सैरगाह भी और इसमें आबोदाना भी, है सैरगाह भी और इसमें आबोदाना भी, रखा गया है मेरा कितना ध्यान पिंजरे में। बहुत सुंदर। और ये देखो स्मृतियाँ रिकॉल कर रहा है पिंजरे का पक्षी, और पीछे जा रहा है कि फलक पे जब भी परिंदों की सफ़ नज़र आई, फलक पे जब भी परिंदों की सफ़ नज़र आई, हुई हैं कितनी ही यादें जवान पिंजरे में।
और इसे एक शर्त पर उसने रिहा किया मुझको, हम्म, उसे एक शर्त पर उसने रिहा किया मुझको, रखेगा रहन वो मेरी उड़ान पिंजरे में। वाह, और मुझे सताएगा तन्हाइयों का मौसम क्या, मुझे सताएगा तन्हाइयों का मौसम क्या, है मेरे साथ मेरा ख़ानदान पिंजरे में। और एक शेर और मुझे ध्यान आ रहा है, देखो इसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी आ गया है शायद, कि तरह तरह के सबक इसलिए रटाए गए, तरह तरह के सबक इसलिए रटाए गए, मैं भूल जाऊं खुला आसमान पिंजरे में, मुलाहिज़ा हो मेरी भी उड़ान पिंजरे में, अता हुए हैं मुझे दो जहान पिंजरे में। बहुत अच्छा अखिलेश जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो आपने एक बात बताई कि कोई भी गज़ल का शेर है उसके सभी लोग अपने अपने मतलब निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लेखन भी वही होता है कि जितने लोग उसे पढ़ें वे अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसका मतलब समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, ये इसके दोनों पक्ष हैं अनगुंज। एक तो ये कि मतलब निकाल सकें में, एक चीज़ तो उसकी पाठक और श्रोता की अपनी सामर्थ्य की सीमा है, सामर्थ्य और सीमा है। ओशो एक जगह कहते हैं कि भगवत गीता तभी तक भगवत गीता है जब तक कृष्ण उसको कह रहा है। ज़रूरी नहीं कि अर्जुन ने उसका वही अर्थ लिया हो जो कृष्ण के कहते वक्त उसका अर्थ था। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का अपनी चेतना का एक धरातल होता है, उसका एक बौद्धिक धरातल होता है, उसके अनुरूप वो उसका अर्थ ग्रहण करता है। और शेर में वैसे भी हिंदी में जो शब्द शक्तियाँ बताई गई हैं उसमें व्यंजना को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि उसमें मल्टी डायमेंशन होते हैं। एक बात, एक सेंटेंस जो सुनने में साधारण मालूम पड़ रहा है लेकिन उसमें कई अर्थ ध्वनियाँ होती हैं, और गज़ल के शेरों में शायद यही गुण है जो उसको आज तक जिंदा रखे है, उसकी व्यंजना। तो इसलिए अगर कोई शेर पाठक अपने से जोड़ लेता है, श्रोता अपने से जोड़ लेता है, रिसेंबल कर लेता है और उसको अपना जिया हुआ मालूम पड़ता है, तो ये शेर की ताकत होती है और इस हवाले से वो गज़ल अवाम में चलती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी पहली किताब आई 10 साल पहले, आसमां होने को था। इतना लंबा वक्त हो गया, आपकी दूसरी किताब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कब तक आएगी या फिर आगे आएगी या नहीं आएगी? हाँ, ज़रूर ज़रूर। मेरे उस्ताद जैसे, हालांकि मैंने कोई किसी को विधिवत उस्ताद नहीं किया, लेकिन कानपुर में नक्श इलाहाबादी जो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, उनका कहना था कि भैया किताब लाने में कभी उतावली मत करना, जल्दबाजी मत करना, और दो किताबों के बीच में 10-5 साल का अंतर होना चाहिए। तो मैंने उनकी इस 10 साल वाली बात को पकड़ लिया और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इस वर्ष 2022 में दूसरी किताब, और उसका मैंने टाइटल भी सोच लिया। पहली किताब का टाइटल था आसमां होने को था, इस किताब का टाइटल रहेगा और कितने आसमां। और इस टाइटल से बहुत सुंदर। तो जैसा कि इस किताब में आपकी एक गज़ल है आसमां होने को था, इसी उन्वान से है, तो क्या दूसरी किताब में जो है कि क्या आपने नाम बताया है? और कितने आसमां। और कितने आसमां, तो क्या इसी उन्वान से उसमें भी कोई भी गज़ल है या ज़रूर ज़रूर, उसमें एक पूरी गज़ल है वैसे तो, लेकिन मुझे उसका एक शेर जिससे मैं किताब का टाइटल लूँगा, जैसा मैंने पहली किताब में लिया था आसमां होने को था, उसमें एक शेर है, बल्कि पूरी गज़ल है, लेकिन वो उन्वान की बात जो आपने की वो यूँ है कि कर लिए सर चांद तारे और कितने आसमां। वाह। कर लिए सर चांद तारे और कितने आसमां, पूछते हैं पर हमारे और कितने आसमां। वाह, बहुत और कितने आसमां, यहाँ से मैं उसका टाइटल, मतलब पूरी गज़ल है वैसे तो, पर मुझे ये शेर बिल्कुल, मतलब उस किताब में भी हमें ये गज़ल पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी नई किताब से कोई एक दो शेर अगर सुना सकें? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इधर अनफॉर्चुनेटली हम सभी एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण लंबे कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। अभी भी स्थितियां बहुत साजगार नहीं हैं, लेकिन इसका एक कवि और शायर और क्रिएटर हमेशा एक नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव पक्ष तलाश लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो हमारे ऊपर ये जो फोर्स्ड स्थितियां थी, उनको भी मैंने एक सकारात्मक रंग देने की कोशिश की। ये गज़ल मैंने इसी मानसिकता में कही है। उस गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ, और मुझे याद नहीं है दुर्भाग्यवश, तो मैं इसको पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल, आप पढ़ के। तो वो गज़ल यूँ है कि करके सब उसके हवाले इन दिनों फुर्सत में हूँ जी, करके सब उसके हवाले इन दिनों फुर्सत में हूँ,
कौन अपनो दिल संभाले इन दिनों फुर्सत में हूँ, करके सब उसके हवाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। कौन अपनो दिल संभाले इन दिनों फुर्सत में हूँ, और वो मसाइल जीस्त के हों या तसव्वुफ के बयान, वो मसाइल जीस्त के हों या तसव्वुफ के बयान, कितने ही पन्ने खंगाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और ये देखो आध्यात्मिक रंग की, घर की चीज़ों को समेटा फिर उन्हें तरतीब दी, घर की चीज़ों को समेटा फिर उन्हें तरतीब दी, कर लिए सब साफ जाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। वाह, बहुत सुंदर। घर की चीज़ों को समेटा फिर उन्हें तरतीब दी, कर लिए सब साफ जाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और ये शेर जो आपको भी विशेष पसंद आया था, मैंने बिल्कुल देखा इसका बिल्कुल, जब हवाला मैंने आपने कहीं पहली दिया। बार सुना था मुझे बहुत पसंद आया तो था। ये शेर की, क्या पता फिर मुब्तिला हो जाऊं कब जंजाल में, जी। क्या पता फिर मुब्तिला हो जाऊं कब जंजाल में, मुझको पाना हो तो पाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। क्या पता फिर मुब्तिला हो जाऊं कब जंजाल में, मुझको पाना हो तो पाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और सच से फिर नज़रें चुराईं आईने को ढांप कर, सच से फिर नज़रें चुराईं आईने को ढांप कर, मसले जितने थे टाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। सच से फिर नज़रें चुराईं आईने को ढांप कर, मसले जितने थे टाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और फड़फड़ाता था वो कब से एक परिंदा बेतरह, फड़फड़ाता था वो कब से एक परिंदा बेतरह, तोड़कर माजी के ताले इन दिनों फुर्सत में हूँ। फड़फड़ाता था वो कब से एक परिंदा बेतरह, तोड़कर माजी के ताले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और देखता हूँ धूप तितली फूल चिड़िया चांदनी, देखता हूँ धूप तितली फूल चिड़िया चांदनी, और बादल उजले काले इन दिनों फुर्सत में हूँ। बहुत सुंदर। देखता हूँ धूप तितली फूल चिड़िया चांदनी, और बादल उजले काले इन दिनों फुर्सत में हूँ। और ये आखिरी शेर की, चंद गज़लें कह कहाली हम कलामी खुद से की, चंद गज़लें कह कहाली हम कलामी खुद से की, कम नहीं है बैठे ठाले इन दिनों फुर्सत में हूँ, करके सब उसके हवाले इन दिनों फुर्सत में हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत अच्छी आपसे मुलाकात रही। और मुझे लगता है कि ये शेर सुनकर आप सभी लोगों की भी इच्छा होगी कि अखिलेश जी की नई किताब जल्दी आए और जल्दी ही पढ़ने को मिले। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं पहले से ही नई किताब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए। बहुत शुक्रिया अनुभव, और आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने की। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे अपना समय दिया। शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अभी इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। और आपको यदि यह एपिसोड अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट करिए, लाइक करिए। और यदि आप इसी तरह के आगे आने वाले एपिसोड से जुड़े रहना चाहते हैं, नए नए साहित्यकार से मिलना चाहते हैं, शायरों को सुनना चाहते हैं, कवियों को सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपकी दोस्त अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।